अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है केल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो केल्विन साइकिल जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान? तो ये होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि एक सिंथेसिस ऑफ शुगर, तो डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन एक फॉल्स कॉन्सेप्ट है। समझा जाता है कि ये स्ट्रोमा के अंदर होता है केल्विन साइकिल, तो चूंकि ये डार्क रिएक्शन है क्योंकि इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये एक फॉल्स कॉन्सेप्ट है क्योंकि केल्विन साइकिल के लिए के अंदर जो एंजाइम यूज होते हैं जिसको हम कहते हैं रुबिस्को, तो रुबिस्को एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये एक जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था ना कि ये डार्क रिएक्शन है, इसके लिए लाइट की कोई जरूरत नहीं होती, तो ये एक फॉल्स कॉन्सेप्ट है। इसका अब ऑब्वियसली इसका नाम अब रख दिया गया डार्क रिएक्शन, तो ये एज इट इज ही चल रहा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जरा चेंज हो चुका है। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? फॉर दी सिंथेसिस। तो ये रिएक्शन होता है फॉर दी सिंथेसिस ऑफ शुगर। शुगर के अलावा और भी सब्सटेंसेस हैं, जिस तरह के प्रोटीन हो गया हमारे पास, उसके अलावा लिपिड हो गया, और इसके अलावा और भी रिएक्शन है जिसके अंदर केल्विन साइकिल को हम करते हैं इस्तेमाल। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है, ये फर्स्ट स्टेप है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के अंदर क्या होता है कि स्ट्रोमा जो है ना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, उसके अंदर ना रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट 1,5 बिसफॉस्फेट एक 5 कार्बन कंपाउंड है, जिसके 5वें कार्बन के ऊपर जो है वो इस तरह करके 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे 5वें कार्बन पे फॉस्फेट लगा होता है, रिबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट के 5वें कार्बन के ऊपर। तो ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये सारा अमल हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर, जो कि एक विस्कस रीजन है, एक फ्लूइड रीजन है, गाढ़ा रीजन है। तो ठीक है, जो था ना लाइट रिएक्शन, वो हुआ था किसके अंदर? थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अब ये 5 कार्बन, ये छठा कार्बन इसका, तो 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, और टूट के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है इसकी होनी है रिडक्शन। तो हमें पता है कि लाइट जो रिएक्शन है उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला NADPH और ATP, ये इस्तेमाल होता है किसके अंदर? डार्क रिएक्शन के अंदर। तो हमें पता है लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाला ATP और NADPH इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन के अंदर रिडक्शन के लिए। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? ATP के साथ, और बना देगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? NADPH के साथ, और बना देगा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, या उसको हम कहेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो G3 भी इसको कहते हैं और PGAL भी कहते हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3-PGAL कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसको कुछ G3P भी कहते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। तो जो ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, आगे अब क्या होना है कि ये जो एक PGAL है ना वो 3 कार्बन का है, ठीक है, और 2 जो होते हैं, एक तो मेरा कैमरा नहीं सेट हो रहा, तो 3 PGAL, एक PGAL 3 कार्बन का है, तो 2 PGAL मिलके ना 6 कार्बन कंपाउंड बना देंगे, जो कि शुगर है, ग्लूकोज है, बहुत फेमस है, ठीक है ना। 6 कार्बन कंपाउंड हेक्सोज शुगर। तो अब यहाँ पे हमारे पास PGAL तो बन गया है, 2 PGAL मिलके एक ग्लूकोज बना देते हैं। उसके अलावा प्रोटीन और लिपिड के अंदर भी ये इस्तेमाल होते हैं बनाने में, वो हम इधर पढ़ेंगे। तो अब PGAL अब की से हम डीजनरेशन करवाएंगे रिबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट की। हमें पता है कि जो रिबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग थिंग है, प्रीकर्सर है केल्विन साइकिल का, तो इसकी रीजनरेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं बड़े गौर से कि PGAL जो यहाँ पे बना था,
जो कि दो पीजीएल ने मिलकर शुगर बनाई है। तो ये क्या होता है कि पीजीएल को कन्वर्ट करवा दिया जाता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मैं स्क्रीन के ऊपर जितने भी मुश्किल नेम है मैं उनको मेंशन कर रही हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो पीजीएल को कन्वर्ट करवा दिया गया है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया। अब दो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक दो, यहाँ पे मैं जस्ट एब्रीवेशन इसलिए लिख रही हूँ ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के दोनों मिले हैं, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक तीन कार्बन, ठीक है। अब 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा फ्रक्टोज, ठीक है। अब आप इसको लिख लीजिएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट दोबारा रिएक्ट करेगा पीजीएल के साथ। अब एक बात और में रखनी है कि जो भी चीज बनती है, अगर इसके अंदर पीजीएल है ना बनने में हुआ इस्तेमाल, अगला रिएक्शन जो होगा वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का होगा। अब यहाँ पे दो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मिल गए, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। अब यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट नहीं लगवाना, अब यहाँ पे पीजीएल लगवाना है। अभी आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो अरिथ्रोज, ठीक है, अरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना और साथ बना हमारे पास यहाँ पे जाइलोलोज 5 फॉस्फेट। अब अरिथ्रोज 4 फॉस्फेट को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, E4P। अब इसको क्या करवाना है, इसको रिएक्ट पीजीएल के साथ ही करवाना है, क्योंकि पीछे हम करवा चुके थे, हम इसको इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, मतलब कि अल्टरनेटिव यूज करना है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करवा लिया, तो क्या बना यहाँ पे, इसका 3 कार्बन है, अरिथ्रोज 4 कार्बन होता है, ठीक है। तो ये बन गया सीडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट, सीडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट जो एक 7 कार्बन कंपाउंड है। अब सीडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट को दोबारा रिएक्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ नहीं करवाना, अब हमने करवाना है इसकी जगह क्या होता है, इसका उलट पीजीएल, इसका अल्टरनेटिव है, तो इसको हम पीजीएल के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो इसके 3 कार्बन और इसके 7 कार्बन बन गए 10 कार्बन। तो ये बना देंगे जाइलोलोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स। अब 2 मॉलिक्यूल जाइलोलोज 5 फॉस्फेट के 5 कार्बन वाले बन गए। अब ये जाइलोलोज 5 फॉस्फेट से आगे इसकी रीअरेंजमेंट होगी, इसको रीअरेंज किया जाएगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा 5 कार्बन रिबोलोज 5 फॉस्फेट, लेकिन 1,5 बिसफॉस्फेट चाहिए, तो रिबोलोज 5 फॉस्फेट की फॉस्फोरिलेशन होगी, इसको एटीपी की मौजूदगी में फॉस्फोरिलेट किया जाएगा और कन्वर्ट करवा दिया जाएगा रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के अंदर। तो रीजनरेशन हो चुकी है सबसे पहले। अब हम इसको रिवाइज करेंगे सबको, फिर एंड पे मैं आपको सिंथेसिस के कुछ स्टेप्स बता दूंगी। तो डार्क रिएक्शन क्या है, इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन इसको मिस्टेकनली कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर इस्तेमाल होती है, जो इसके अंदर वो एंजाइम होता है। डार्क रिएक्शन क्या है, इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसको हम डार्क रिएक्शन मिस्टेकनली कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम यूज होता है वो क्या है, वो एंजाइम लाइट की मौजूदगी में ही एक्टिव होता है। तो डार्क रिएक्शन को जिसने डिस्कवर किया वो कैल्विन बेंसन, उसके कोवर्कर्स थे। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। तो इसके स्टेप्स जो हैं, जो मेजर स्टेप्स हैं वो दो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और रिडक्शन, और जो एक स्टेप है वो रीजनरेशन का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर जो रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और ये बना देगी 6 कार्बन कंपाउंड, जो कि बड़ा ही कोई अनस्टेबल कंपाउंड है। ये 6 कार्बन कंपाउंड टूटेगा और 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बना देगा। 2 तरह के ना, मतलब एक जैसे ही है वो दोनों। 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 3 फॉस्फोग्लिसरेट रिएक्ट करेगा ATP के साथ और बना देगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो होगा वो रिएक्ट करेगा NADPH के साथ और वो बना देगा 3 फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड। 3 फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड को हम 3 ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं। तो उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड जो होगा वो PGAL इसको हम कहेंगे। अब क्या होता है कि हम इस 3 फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड के 2 मॉलिक्यूल से शुगर बना सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो कि हेक्सोज शुगर है, 3 कार्बन मिलकर 6 कार्बन ग्लूकोज बना देंगे, जो कि हेक्सोज शुगर है। अब इसकी रीजनरेशन जरूरी है, तो हम PGAL की ही इसे ही हम इस जो यहाँ पे हमारे पास रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है ये बनाएंगे। इसीलिए तो इसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, क्योंकि प्रिकर्सर जो है वो एंड प्रोडक्ट तक जाता है, फिर दोबारा प्रिकर्सर के अंदर चेंज हो जाता है, एंड प्रोडक्ट जो होती है। तो PGAL जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। अब 2 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मिला के फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना देंगे। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट PGAL के साथ मिलकर अरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना देगा, अरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और साथ जाइलोज 5 फॉस्फेट। अरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो कि 4 कार्बन है, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कि 3 कार्बन है, इन दो इसके साथ मिलकर 7 कार्बन सीडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट बना देगा। सीडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट जो कि 7 कार्बन है वो 3 कार्बन PGAL के साथ मिलकर जाइलोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बना देगा। जाइलोज 5 फॉस्फेट जो होता
है वो खुद को रीअरेंज करेगा और रिबोलोस 5 फॉस्फेट बना देगा। अब रिबोलोस 5 फॉस्फेट जो एटीपी की मौजूदगी में फॉस्फोरिलेट हो गए रिबोलोस 1,5 बिस फॉस्फेट बना देगा। अब क्या इस कैल्विन साइकिल के अंदर शुगर के अलावा प्रोटीन और लिपिड भी बनते हैं। तो शुगर किस तरह बनती है, 2 ट्राइओस फॉस्फेट 3 कार्बन वाले मतलब के PgAl जो 2 होते हैं वो मिलके बनाते हैं, मतलब एक PgAl और 2 दूसरा PgAl, ये मिलके बनाते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आगे सक्रोज बनाते हैं, फिर ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद शुगर की बात हो गई, प्रोटीन की बात करते हैं तो ट्राइगोस फॉस्फेट जो होता है वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर चेंज हो जाता है और अल्फा कीटोग्लूट्रेट क्या होता है वो किसके अंदर चेंज होता है, अमोनियम आयन के अंदर, और इससे अमाइनो एसिड भी बन जाते हैं और अमाइनो एसिड से आगे प्रोटीन बनती है ऑब्वियसली। फिर उसके बाद लिपिड की बात करें तो ट्राइगोस फॉस्फेट जो होता है वो एसिटाइल कोए के अंदर चेंज होता है, एसिटाइल कोए फैटी एसिड के अंदर चेंज हो जाता है और फैटी एसिड जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक है लिपिड का जो कि आगे लिपिड्स बना लेता है। तो यहीं तक थी हमारी डिस्कशन डार्क रिएक्शन के बारे में। अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।